बच्चों, आज हम अध्याय 2 में श्वसन तथा श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। आपको पता है, मनुष्य ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करता है और पाचन तंत्र के द्वारा इस भोजन को अपने पोषक तत्वों में बदल दिया जाता है। यह पोषक तत्व ऊतक या कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, परंतु इन पोषक तत्वों से सीधे ऊर्जा मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है। तो ऑक्सीजन के द्वारा इन पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण किया जाता है और ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। इस एटीपी का प्रयोग मनुष्य विभिन्न कार्यों में करते हैं। साथ ही इसमें एक हानिकारक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना भी आवश्यक है। ऑक्सीजन वायुमंडल से शरीर में प्रवेश करती है और CO2 वायुमंडल में शरीर से वापस वायुमंडल में जाती है। रक्त के माध्यम से इन गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त ऑक्सीजन को अपने अंदर घोलकर इन ऊतकों तक ले जाता है और इनसे जो CO2 उत्पन्न हुई है रक्त अपने साथ जोड़ करके वापस वायुमंडल में उसको भेज देता है। तो गैसों का ये आदान प्रदान की जो क्रिया होती है, यही क्या है? श्वसन है। तो श्वसन की संपूर्ण परिभाषा क्या है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त और केशिकाओं के मध्य होती है को श्वसन कहा जाता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया यानी श्वसन को पूरा करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। तो इसकी संरचना हम देखते हैं किस प्रकार होती है। मानव के श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र या लैरिंक्स आते हैं। निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिकाएं, फेफड़े आते हैं। और मांसपेशियों में मध्यपट और विशेष प्रकार की मांसपेशियां आती हैं। तो इसकी संरचना हम देखते हैं किस प्रकार होती है। श्वसन तंत्र सबसे पूर्व नासिका से प्रारंभ होता है। नासिका इसका प्रथम अंग है। नासिका नासा छिद्र के द्वारा खुलती है। नासा छिद्र, और नासा छिद्र के भीतर नासा गुहा पाई जाती है। नासा गुहा पतली हड्डी और झिल्ली के द्वारा 2 भागों में बंटी रहती है। नासा गुहा का पृष्ठ भाग नासा ग्रसनी कहलाता है। नासा गुहा में पतले रोम, बाल, पक्षमाभ, श्लेष्म झिल्ली, पतली झिल्ली और उसमें होने वाला रक्त प्रवाह जो है, यह सभी आपस में सहयोग करके वायु में उपस्थित धूल के कण, परागकण, फफूंद इत्यादि को दूर करके वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो नासा गुहा का कार्य होता है वायु को शुद्ध करना। दूसरा अंग इसमें स्थित होता है जिसे कहते हैं मुख। मुख श्वसन का द्वितीय अंग है जो कि आवश्यकता पड़ने पर श्वास इसके द्वारा ली जा सकती है, परंतु मुख द्वारा ली गई वायु जो है वो शुद्ध नहीं होती है। अगला इसमें अंग जो है वह पाया जाता है ग्रसनी, जो कि आपने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था। यह नासा ग्रसनी और मुख के पीछे होती है मुख ग्रसनी। तो नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी दोनों एक कॉमन चैम्बर में या कक्ष में स्थित होती हैं जिसे ग्रसनी कहा जाता है। ये कुपिकानुमा अंग होता है और 3 इसको ग्रसनी में बांटा गया है: नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ये तीनों जो है ये ग्रसनी के भाग होते हैं जिसमें नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी खुलती है और पीछे जो ग्रसनी है यह श्वास नलिका में खुलती है। ये है श्वास नलिका या श्वासनाल या ट्रैकिया। श्वास नलिका जो आगे का कक्ष होता है जिसे कंठ ग्रसनी कहा जाता है। जब वायु नासा छिद्र से होते हुए नासा गुहा में प्रवेश करती है तो ये सामान्य जो कॉमन कक्ष है जिसे ग्रसनी कहा गया है इसमें प्रवेश करेगी, यानी नासा गुहा से नासा ग्रसनी और फिर मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी में आती हुई श्वास नली में ये प्रवेश करती है। कंठ ग्रसनी के पीछे एक इसमें उपास्थि का बना एक पल्ला स्थित होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस श्वास नली और ग्रास नली के मध्य स्विच का कार्य करता है। किस प्रकार? जैसे आगे की तरफ हमारे श्वास नली स्थित होती है और पीछे की तरफ ग्रास नली स्थित होती है, जो आहार की नली है जिसमें भोजन जाता है, ग्रास नली। और ये दोनों जो है एक कॉमन कक्ष में खुलती हैं जिसे ग्रसनी कहते हैं। तो
तो भोजन जब मुख ग्रसनी से होता है वह ग्रसनी में प्रवेश करता है तो ये श्वास नली में भी जा सकता है और ग्रास नली में भी जा सकता है। तो श्वास नली में जाने से रोकने के लिए ये एपिग्लोटिस नामक जो स्विच है इसको बंद कर देता है, जिससे भोजन केवल ग्रास नली में ही प्रवेश करता है। जब भोजन ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है तो ये एपिग्लोटिस खुल जाता है और ये ग्रास नली को बंद कर देता है, जिससे वायु जो है वो केवल श्वास नली में ही जाती है। तो वायु और भोजन को सुनिश्चित रास्ता बताने के लिए यह एपिग्लोटिस एक स्विच का कार्य करता है। अगला इसमें भाग होता है स्वर यंत्र या लैरिंक्स। स्वर यंत्र ग्रसनी को और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है। यह 9 उपास्थियों से मिलके बना होता है। 9 उपास्थियाँ इसमें पाई जाती हैं। साथ ही इसमें स्वर रज्जु जो हैं उपस्थित होते हैं। स्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड्स जो हैं विशेष संरचनाएं हैं जो कि श्लेष्म झिल्ली की बनी होती हैं, और जब हवा के जब इनसे गुजरती है तो ये कंपन उत्पन्न करती है, और कंपन उत्पन्न होने से इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसे स्वर यंत्र कहा जाता है। स्वर यंत्र से वायु गुजरने के पश्चात एक नलिका में खुलती है जो कि 5 इंच लंबी नलिका होती है, जिसे श्वास नलिका कहा जाता है या ट्रैकिया कहा जाता है। इसके ऊपर सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। श्वास नली की भित्ति की विशेषता होती है यह कूट स्थित पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला होती है और इसकी भित्ति श्लेष्मा उत्पन्न करती है, जिससे वायु शुद्ध हो जाती है। ये जो सी आकार के उपास्थि छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले, यह श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। तो इनका कार्य होता है श्वास नली को चिपकने से रोकना। आगे श्वास नली वक्ष गुहा में प्रवेश कर अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, यानी बंट जाती है। इस तरह से अपनी अपनी ओर की यह फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी। ये श्वास नली जब बंट जाती है तो ये प्राथमिक श्वसनी कहलाती है या ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राथमिक श्वसनी आगे फिर वृक्ष के नुमा अपनी शाखाओं में बंट जाती है, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है। द्वितीयक श्वसनी आगे फिर अपनी शाखाओं में बंट जाती है, जिसे तृतीयक श्वसनी कहा जाता है। इस तरह से ये वृक्ष के समान आगे से आगे शाखाओं में बढ़ती चली जाती है। तृतीयक श्वसनी अनेक छोटी छोटी सीमांत शाखाओं में बंट जाती है और इन सीमांत श्वसनी के ऊपर गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कूपिकाएं कहा जाता है। कूपिकाएं श्वसन की क्रियात्मक इकाई होती हैं। प्रत्येक फेफड़े में 30 मिलियन की संख्या में कूपिकाएं पाई जाती हैं। कूपिकाएं गुब्बारे नुमा, इस तरह से यह गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनके ऊपर केशिकाओं का, रक्त केशिकाओं का जाल बिखरा रहता है। कूपिकाओं की भित्ति शल्की होती है और यह कूपिकाओं से वायु और केशिकाओं के मध्य, यानी रक्त के और कूपिकाओं के मध्य वायु के आदान प्रदान में सहायता करती है। यह प्रत्येक फेफड़े में 30 मिलियन की संख्या में स्थित होती हैं। गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं। फेफड़े लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं और वक्ष गुहा में मध्य पट के, डायफ्राम के ऊपर यह पाए जाते हैं। बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है, परंतु दायां फेफड़ा बाएं की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा होता है। यह है दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा 3 खंडों में बंटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा 2 खंडों में बंटा होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतक का बना होता है।